अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सबको पता है कि आज हमारा टॉपिक है कि हमने बीइंग अ पेरेंट एक रेज़िलिएंट बच्चे को हम कैसे रेज़ कर सकते हैं। रेज़िलियंस क्या होती है? रेज़िलियंस ऐसी चीज़ होती है जो हमें सर्वाइवल के लिए हमें मजबूर करती है, हमें गिव अप करने से रोकती है। जो रेज़िलिएंट इंसान होता है वो कभी गिव अप नहीं करता और हमेशा सर्वाइवल मोड में रहता है। बीइंग अ पेरेंट, अगर हम रेज़िलिएंट नहीं हैं, तो हम अगर अपने बच्चे को रेज़िलिएंट बनाना भी चाहें, तो भी हम नहीं बना सकते, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि बच्चा आपके बनाने से नहीं बनेगा, बल्कि आपको देख कर बनेगा। वो आपसे सीख के बनेगा, आपसे लर्निंग लेके बनेगा कि मेरी मम्मा और मेरे बाबा कैसे रिएक्ट करते हैं जब कोई मुश्किल वक़्त आता है। तो सिचुएशन को हैंडल करने के उनके क्या तरीके हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या प्लानिंग करते हैं वो, उनके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, वो डील कैसे करते हैं उस सिचुएशन को। कुछ टिप्स हैं जो मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी टू रेज़ रेज़िलिएंट किड्स। उसके लिए हमें अपनी इमोशनल रेगुलेशंस की बहुत शदीद ज़रूरत है। हमें अपने अंदर की जो फ्लॉज़ हैं उनको रियलाइज़ करके, उनको ओवरकम करके, उनको रेप्लिकेट करके पॉज़िटिव वे में बच्चों के सामने एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। और उसके लिए हम जब तक काम नहीं करेंगे, बैठकर सोचेंगे नहीं, प्लानिंग नहीं करेंगे, तो हम कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो सकते। पहली चीज़ है मॉडल रेज़िलियंस। मॉडल रेज़िलियंस क्या होती है? मॉडल रेज़िलियंस का मतलब होता है कि बच्चा जो अपनी आँखों से देख रहा होता है, वो होती है मॉडल रेज़िलियंस। बच्चे को आपने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है कि जब कोई मुश्किल पड़ती है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती है, तो उसको पॉज़िटिव एटीट्यूड से कैसे हैंडल करना होता है। और आपका बिहेवियर आपके बच्चे के लिए एग्ज़ाम्पल को सेट करता है। आपका बच्चा एग्ज़ाम्पल लेता है आपसे आपसे इंस्पिरेशन लेता है कि मेरी मम्मा या मेरे बाबा किस तरह हैंडल कर रहे हैं सिचुएशन को, उनका बिहेवियर कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई अर्जेंसी हो जाती है, खुदा ना ख़ास्ता, या आप आप लाइक किसी के हस्बैंड की जॉब चली जाती है, बिज़नेस में नुकसान हो जाता है, या फैमिली में कोई और बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो समझ तो मैं ये कह रही थी आपसे कि जब आप हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमें समझ नहीं आता कि हम उसे हैंडल कैसे करें, तो हम पैनिक हो जाते हैं और हम शाउट करने लगते हैं, या हमें समझ नहीं आता कि उस वो एकदम से एक प्रॉब्लम आ गई, उसको हैंडल कैसे किया जाए, उस पे रिएक्ट कैसे किया जाए। क्योंकि हमारा अल्लाह के ऊपर फ़ेथ कमज़ोर है। सबसे बड़ा जो बेसिक एक अगर हम एस्पेक्ट ढूँढने की कोशिश करें ना अपनी लाइफ़ में, तो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि जिस इंसान के दिल में अल्लाह के लिए फ़ेथ स्ट्रॉन्ग होता है, वो कभी भी किसी भी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी परेशानी में, मुश्किल में घबराने के बजाय अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट करके, अल्लाह के ऊपर तवक्कल करके सोचता है कि अल्लाह ताला ने इसी तरह लिखा होगा इसको। इसी तरह की अल्लाह की प्लानिंग होगी, इसमें कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर होगी, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। ये जो दीन की प्रैक्टिस होती है ना, ये आपके बच्चे के लिए एक डोज़ का काम करती है, एक मेडिसिन का काम करती है। जब आपका बच्चा आपको
मुश्किल वक्त में बिल्कुल काम होता हुआ देखता है, रिलैक्स देखता है और आपके मुंह से ये वर्ड्स सुनता है कि अल्लाह ताला ने जो प्लानिंग की है वो बेस्ट है, उससे बड़ा कोई प्लानर है ही नहीं। और ये जो मुश्किल आई है ये तो डेफिनेटली आसानी के लिए आई है। हर मुश्किल के साथ आसानी जरूर अल्लाह ताला लेकर आता है। और मुश्किल भी इसलिए आती है कि उसमें कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ कुछ ना कुछ नुकसान होता है, कोई ना कोई गलत चीज होती है जो हमें बहुत बाद में जाके समझ आती है। तो बेसिक अगर हम समझ जाएं कि हमारा जो बेसिक जिसके ऊपर इमारत को तामीर करना है, एक रेजिलियंस कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, उस इमारत की फाउंडेशन बनाने के लिए हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट किस चीज के ऊपर होना चाहिए, हमारे फेथ के ऊपर। जब हम अपने फेथ को स्ट्रांग बनाने के ऊपर काम करते हैं, और वो कैसे बनाया जाता है, वो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला दिल में पैदा करता है। आप खुद काम डाउन हो जाते हैं, आपको जिंदगी की हर मुश्किल में समझ आ रही होती है कि अल्लाह ताला ने ही ये किसी ना किसी मकसद से किया, इसमें अल्लाह ताला की ही कोई ना कोई मसलहत है, बेहतरी है। लेकिन उसके लिए हमें भी बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है, अपने नफ्स के ऊपर पाँव रख के उसको कुचलना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात को साइड पे करके कॉम्प्रोमाइजेस करके। बट कॉम्प्रोमाइज हम क्या करते हैं, हम दुनिया के लिए ना दीन को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, हम अभी भी कर रहे होंगे, मगर हम गलत जगह पे गलत चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। जहां कॉम्प्रोमाइज हमें करना चाहिए, यानी दीन के लिए अगर हम अपनी दुनिया को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली हमारे दिल में फेथ भी स्ट्रांग करता जाता है। और अल्लाह ताला उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। तो अगर हमने रेजिलियंस को मॉडल करना है अपने बच्चे के सामने और उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है दैट हाउ टू हैंडल विद द सेटबैक्स एंड स्ट्रेस, तो हम सबसे पहले होमवर्क करेंगे, बैठ के सोचेंगे कि हम फाउंडेशन कैसे बनाएं, अपने बिहेवियर को, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर कैसे काम करें। सेकेंड ऑप्शन होता है एनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अपने बच्चे को हम बचपन से इस तरह से ट्रेन करें कि वो छोटी छोटी तकलीफों को, छोटी छोटी मुश्किलों को, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करने का आदी बने। छोटी छोटी बातों को पकड़कर वो आपके पास ना आए कि इसको मम्मा ये देखें ये सही नहीं हो रहा, इसको रिजॉल्व करें। कभी कभी क्या होता है, हमारा बच्चा सिजर से काट रहा होता है या नाइफ से काट रहा होता है या मैच बॉक्स पकड़ लेता है, या ऐसा होता है कि वो स्विचेस में भी उंगली डाल रहा होता है। आप बिफोर हैंड उसके सेफ्टी के लिए आप बिफोर हैंड उसके ऊपर काम करें। जब हम बच्चे को टोकते हैं चीजों के ऊपर, उसको कहते हैं ओहो ये तुमने सही नहीं किया, या हम कहते हैं कि ओहो लाओ लाओ मुझे दे दो, ये तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है, इट इज नॉट योर एज इज नॉट अप्रोप्रिएट टू डू दिस वर्क। और जब बच्चा ये सुनता है तो फिर वो सोचता है कि हाँ शायद मम्मा सही कह रही हैं, मेरी अभी अप्रोप्रिएट एज नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता वो उसका माइंड इसी तरफ ट्रेन होता जाता है और वो खुद से कोशिश करना छोड़ देता है। हमने अपने बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एनकरेज करना है, उसको उसके हाल पर छोड़कर। अगर वो हमारे पास आता है तो हम उससे पूछते हैं कि अच्छा क्या प्रॉब्लम है, अच्छा सही है ठीक है, कोशिश करो, कोशिश करके देखो, कर सकते हो, यू कैन डू इट, आई बिलीव ऑन यू, यू कैन डू इट। और वो आप देखेंगे कि बच्चा करके दिखाता है। बहुत से ऐसे काम होते हैं, हम बच्चों को डिशेस नहीं पकड़ाते कि ये नीचे तो गिर जाएगी, इनके हाथ से छूट जाएगी, तोड़ देंगे। या फिर हम पानी की बकेट है या छोटा सा कोई टब है, इसमें वाटर है, वो हम कहते हैं स्पिल हो जाएगा तो काम हमारा बढ़ जाएगा या गिर जाएगा। हम इस तरह के बहुत सारे ऐसे घर के काम होते हैं जो हम अपने बच्चे से नहीं करवाते कि अभी इसकी अप्रोप्रिएट एज नहीं है। देखें, काम के करने के लिए अप्रोप्रिएट एज कोई नहीं होती। आपका बच्चा जो करना चाह रहा है, लेट हिम डू इट। उसको थोड़ा सा फ्री हैंड दें, उसको फ्री छोड़ें। जब वो खुद छोटी छोटी चीजों को खुद से रिजॉल्व करना सीखेगा तो उसको पता होगा कि अच्छा ठीक है, हमें दुनिया में प्रॉब्लम्स मिलती हैं मगर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है और हमें उसको बैठकर सॉल्व करना होता है, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है।
जिद्दोजहद की ज़रूरत होती है। तो आपका बच्चा बचपन से प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना सीखता है और जिद्दोजहद करना सीखता है, स्ट्रगल करना सीखता है, इंडिपेंडेंटली चैलेंजेस को फेस करना सीखता है। ये आपने उसको गाइड करना है। यू शुड हैव टू अलाउ योर चाइल्ड टू टैकल द चैलेंजेस इंडिपेंडेंटली एंड गाइड हिम के जो भी प्रोसेस है उसको आपने जो भी प्रोसेस है उसको आपने सिर्फ गाइडलाइंस देनी है फॉर द टू प्रोवाइड द इमीडिएट सोल्यूशन, बट आप उसको फर्स्ट टाइम ऑन फर्स्ट हैंड लेट हिम डू इट बाय ऑल बाय हिमसेल्फ। मिसाल के तौर पे बच्चा कोई काम कर रहा होता है, उसको चोट लग जाती है और वो फौरन आपकी तरफ देखता है और आप उसको कहती हैं ओहो मेरे बच्चे को चोट लग गई, ओहो चलो छोड़ दो, ये काम नहीं करो, तुम्हें चोट लग गई है और ये दिस इज नॉट गुड, आ जाओ। तो उसको प्यार करते हैं, बैंडेज करते हैं और वट एवर। थोड़ा चोट लगने दें बच्चे को, वो आपकी तरफ देखता है, आपके एक्सप्रेशन एम्पथाइज करने वाले होने चाहिए, बट यू शुड हैव टू से इट्स ओके बेटा, चोट गिरोगे तो चोट भी लगेगी, और चोट लगेगी नहीं तो सीखोगे कैसे? चोट लगेगी तो सीखोगे ना। जब बच्चा चलना शुरू करता है तो आप लोग क्या करते हैं? उसको चलने नहीं देते, उसको पकड़ लेते। बच्चा तो जब पाँव पाँव चलना शुरू होता है तो क्या करता है? पहला स्टेप उठाता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। कोई बीसियों दफा बच्चा गिरता है और उठता है, वो बच्चा रेजिलियंस शो कर रहा है आपको। दैट इज द रेजिलियंस, कि एक ऐसा बच्चा जो दुनिया को अभी देखना शुरू हुआ है, उसको समझ आ, उसको वो चल रहा है, वो चलने की कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि वो एक एक कदम आगे आगे बढ़ाता जाए। तो वो चल रहा है, वो हिम्मत नहीं हार रहा। दिस इज ऑल अबाउट द रेजिलियंस। और ये रेजिलियंस हमने अपने अंदर पैदा करनी है टू शो आवर किड्स के दुनिया जिंदगी में आप इसी तरह गिरते हैं, इसी तरह उठते हैं, इसी तरह गिरते हैं, मगर हिम्मत नहीं हारते। मेन थिंग इज दैट के गिव अप, गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन इन योर लाइफ, शुड नॉट बी एन ऑप्शन इन योर लाइफ। आप नाकामियां आपको मिलेंगी, ये दिस इज फैक्ट, बट आपको क्या करना है? आपको बार बार उठना है, बार बार उठना है। एक दिन आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए हमने अपने बच्चे को एग्जाम्पल्स के थ्रू, अपनी जिंदगी की एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको समझाना है, उनको मोटिवेट करना है। काइंडली मैं इसको लीव कर रही हूँ मीटिंग को। इसी जो लिंक है ना, इसी को दोबारा से आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये मीटिंग एंड होने वाली है, और ये अगर खुद एंड हो गई तो फिर मुझे नया लिंक जनरेट करना पड़ेगा। हमें अपनी एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने बच्चे को ये बताना है कि बेटा ये सिचुएशन जिंदगी में आ जाए, या इस जैसी कोई भी मुश्किल सिचुएशन आ जाए, तो आपने कैसे रिएक्ट करना है, आपने कैसे एक्सप्रेस करना है, उसको डील कैसे करना है, उसके लिए सोल्यूशन कैसे निकालना है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हम अपने बच्चे को जब इनकरेज करेंगे, अपने बच्चे को मोटिवेट करेंगे, उसको बताएंगे कि देखो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ, आपको ये करना है, आपको ये सहना है, छोटी छोटी तकलीफें आपको मिलेंगी। ये आपके बच्चे की ट्रेनिंग है। अगर आपके बच्चे को चोट लग रही है, निकलने दे खून, कुछ नहीं होगा, बल्कि वो सीख रहा है, ये उसकी ट्रेनिंग है। इन दिस वे इफ यू आर गिविंग द ट्रेनिंग टू योर चाइल्ड, सो आप खुद इमेजिन कर सकती हैं कि आपका बच्चा किस तरह रेज हो रहा है। ये हमारा हमारा काम है कि हमने अपने बच्चे को सही डायरेक्शन दिखानी है। अगर हम उसको सही डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे तो हम अल्लाह के सामने आंसरेबल हैं। हमने अपने बच्चे को एक नई डायरेक्शन दिखानी है। एक सेकेंड होल्ड करिएगा, अजान हो जाए, 2 मिनट दें बस। जी, तो हमने बच्चे के लिए एग्जाम्पल सेट करनी है और उसको हमने इनकरेज करना है, उसको बताना है कि बेटा इस तरीके से हाँ जिंदगी को देखते हैं, और इस तरीके से छोटी छोटी तकलीफों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं, अपने टारगेट्स अचीव करने की कोशिश करते हैं। आई होप मेरी आवाज़ सबको आ रही होगी।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट टिप है promote emotional expression. ये दिस इज वेरी क्रूशल पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम किस तरह से किसी भी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हैं, हमारी इमोशंस बच्चे के सामने कैसे एक्सप्रेस हो रही हैं, हम एंगर को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने बच्चे के सामने, हम फेयर को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम टेंशन को, स्ट्रेस को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। वो हर चीज़ को, हर इमोशन को आपसे लर्न कर रहा है। द वे यू आर शोइंग द एंगर, एक्सप्रेसिंग द एंगर, आपका बच्चा उसी सेंस में, उसी तरीके से, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा वो डेवस्टेटेडली उसके ऊपर उसको प्रैक्टिस करेगा खुद से अपनी लाइफ में। तो ये ज़रूर जहन में रखना है हमने कि हम अपनी इमोशंस को सप्रेस ना करें, बल्कि उनको एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें और फिर बैठकर सोचें कि उसका हल क्या है, उसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। अगर कोई वीकनेस है, वीक इमोशन है जो कंट्रोल में नहीं आ रही, उसको ओवरकम करने के लिए उस पर काम कैसे कर सकते हैं। दिस इज वेरी क्रूशल पॉइंट, बिकॉज अगर हम अपने बच्चे के सामने चीज़ों को सही एक्सप्रेस नहीं कर रहे, हमारा बच्चा नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। आपका बच्चा, हर इंसान गुस्सा करता है, हर इंसान को गुस्सा आता है। जस्ट बी पॉजिटिव, बी प्रोडक्टिव एंड आस्क योर चाइल्ड, ठीक है, आई कैन सी दैट यू आर डिस्टर्ब, आई कैन सी दैट यू आर फीलिंग fear or you are feeling anger, it's okay, it's a normal emotion. उसको बताएं कि ये एक नॉर्मल इमोशन है, आपको गुस्सा आ रहा है, दैट्स फाइन, बट हम इसको बैठ के सोचते हैं कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा है। पहले उसको बताएं कि उसको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है, उसको पता होना चाहिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है, दिस इज माई इमोशन। हम क्या करते हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है गुस्सा करना, और ये वो इस तरह की चीजें हम बच्चों को बता रहे होते हैं अनफॉर्चुनेटली। यानी इससे क्या सीखता है बच्चा, सप्रेस करना सीखता है अपनी इमोशन को। जब बच्चे को पता होता है कि मैंने अपनी कोई भी इमोशन एक्सेप्ट करनी है, एक्नॉलेज करनी है और फिर बैठकर सोचना है कि ये मुझे गुस्सा आ क्यों रहा है, मेरी ये इमोशन डेवलप क्यों हो रही है, उसका रीजन क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, और फिर उसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। जैसे का पूरा आप एक पूरी एक माइंड मैप की तरह अपने बच्चे को इमोशन से रिकग्नाइज करवा सकते हैं इमोशन को। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं अक्सर मैं क्या, बल्कि ये बहुत अच्छी टिप है कि आप अपने घर में एक जार रख लें, और आपके घर में जितने लोग हैं उन सबका एक एक उनके नाम का जार होना चाहिए। और फिर एट द एंड ऑफ द वीक आप सब उस जार को खोलेंगे और सब देखेंगे कि अच्छा, मंडे को आई वॉज हैप्पी, वाई डिड आई हैप्पी, मुझे मैं क्यों इतना खुश थी। ट्यूसडे को मैं थोड़ा सैड थी, वेनेसडे को मुझे गुस्सा आ रहा था, थर्सडे को मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, फ्राइडे को मुझे किसी चीज़ से डर लग रहा था। तो इस तरह की इमोशंस जो आप फील कर रहे हैं ऑल डे लॉन्ग, आपने वो अपने जार में डालनी है। और फिर एंड ऑफ द वीक आप अपने तमाम फैमिली मेंबर बैठ के अपने जार्स खोल के एक दूसरे से शेयर करेंगे कि हमारी ये फीलिंग्स थी और हमने क्यों ऐसा फील किया। जब इस चीज को आप एक एक्टिविटी बना देंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे को इंटरेस्ट फील होगा। एंगर क्यों आता है, गुस्सा क्यों आता है, उसको कंट्रोल कैसे करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करते हैं, अगर गुस्सा आता है तो हमें क्या क्या टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर अगर आप लोग हेल्दी फॉर्म में घर पे काम कर रहे होंगे तो आपके बच्चे को, आपको कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली वो प्रैक्टिसेस करना शुरू कर देगा जो उसके घर में हो रही है ऑलरेडी। ओपन कम्युनिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है बच्चे के साथ। अगर आपकी बच्चे के साथ ओपन कम्युनिकेशन नहीं है तो आपका बच्चा इमोशंस को मैनेज करने में उसको डिफिकल्टी होगी। लेकिन अगर वो ओपनली आपसे बात कर लेता है और मतलब आप पे ट्रस्ट इतना करता है, उसको पता है कि वो कुछ भी कर ले, कोई गलती भी हो जाए उससे तो आप उसको कुछ नहीं कहेंगे, तो वो अपनी गलती भी अगर उससे हो जाती है तो वो आकर एक्सेप्ट कर लेता है कि मामा मुझसे ये गलती हो गई, आई एम सॉरी। जैसे आजकल आपने देखा है कि इतना फितनों का दौर है, आपका बच्चा अगर ये फील कर रहा है कि बहुत सी मैंने ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं कि बच्चों में आपने देखा होगा, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको लड़कियों की चीज़ें पसंद आना शुरू हो जाती हैं, समटाइम्स वो लिपस्टिक भी लगाना चाहते हैं, समटाइम्स उनको, आपने देखा होगा ये फितना जो है हमारे माशरे में सर उठा रहा है।
मगर बताने का मकसद ये है कि आप इस सिचुएशन में पैनिक होने के बजाय कि ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, दिस इज इट्स ओके। बच्चों के अंदर बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं, या तो वो कहीं से लेकर आ जाते हैं, या सुन लेते हैं, या देख लेते हैं, या फिर ऐसे ही दिल चाह रहा होता है। आप बैठकर बच्चे के साथ बात करें, और अगर आपको वाकई लग रहा हो कि अच्छा ये चीज जो है ना ये थोड़ी खराब हो सकती है सिचुएशन, तो आप अपने बच्चे को प्रोडक्टिवली इतना एंगेज कर दें कि वो फालतू की बातें सोचे ही ना, उसके दिमाग में कोई फालतू की बातें आए ही ना। वो इतना प्रोडक्टिव उसका स्केड्यूल हो जो आपने उसको बना कर दिया हो, या आप दोनों ने मिलकर बैठ के बनाया हो, जो जिसमें उसका इंटरेस्ट भी हो, एक्टिविटी बेस्ड हो, प्रोडक्टिवली उसको वो इम्प्लीमेंट कर सके। तो वो आपका बच्चा जब इंगेज रहेगा, मसरूफ रहेगा उसका दिमाग, तो वो फालतू चीजें वैसे ही ऑटोमेटिकली उसके दिमाग से रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद फॉस्टर अ ग्रोथ माइंडसेट। अपने बच्चे को आपने, मैंने अभी जैसे ऊपर मेंशन किया था कि जब प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर आप बच्चे को ग्रो करते हैं तो आपका बच्चा चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो जाता है, उसका माइंड ट्रेन हो जाता है चैलेंजेस को फेस करके, उनको एक्सेप्ट करके और उनको अचीव करने के ऊपर। तो अपने बच्चों को आपने एनकरेज करना है चैलेंजेस के ऊपर एज द अपॉर्चुनिटी, ताकि उनकी ग्रोथ हो सके। उनको चैलेंजेस से डरना ना सिखाएं, बल्कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सिखाएं कि ये तुम्हारी जिंदगी में देखो अपॉर्चुनिटी आई है, डोंट मिस इट, ट्राई टू अवेल इट। ये चीज बच्चे की ग्रोथ में इजाफा करती है, और उसकी जो मेहनत है उसको सराहें, इसके बजाय कि उसकी अचीवमेंट को सराहें। हम क्या करते हैं, अच्छा तुमने मेडल ले लिया, या यू गॉट दिस एंड दिस दिस पोजीशन, तुम्हें जो है वो ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने क्या चीज बनाई है जबरदस्त, ये वो हम इस तरह की चीजें करते हैं, रादर देन दैट कि हम उसकी अचीवमेंट पे उसको प्रेज करें। इसके बजाय उसकी स्ट्रगल्स पे उसको प्रेज करें, कि उसको पता हो कि मैंने ये कोशिश की है तो मुझे ये अचीवमेंट हासिल हुई है, और उसको ये मैसेज मिले इनडायरेक्ट वे में कि मैंने कोशिश की है, अगर मैं कोशिश ना करता तो ये अचीव भी ना करता। तो उसको क्या मैसेज मिल रहा है कि अचीवमेंट कोशिश करने से हासिल होती है, कुछ करने से हासिल होती है, जहद मसलसल जिंदगी का नाम है, जिद्दोजहद करने से हासिल होती है। तो आपके बच्चे को ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है उसके माइंड में, और फिर वो कभी भी मेहनत से नहीं घबराता, क्योंकि उसको पता होता है कि मेहनत के बगैर तो मुझे एक तिनका भी नहीं मिल सकता। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने बच्चे को सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट जहां सेफ्टी हो उसके लिए लव हो, केयर हो, अफेक्शन हो, वो बहुत इजी फील करे वहां पर उस एनवायरनमेंट में। उसको पता हो कि मैं अगर कोई गलती कर दूंगा तो मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि बैठकर मुझे खुद रियलाइज करना पड़ेगा कि वो गलती मैंने क्यों की, या मुझसे क्यों हुई। वो इतना कंफर्टेबल हो उस सपोर्टिव एनवायरनमेंट में। अगर उसके घर का एनवायरनमेंट ही सपोर्टिव नहीं है, उसको मार भी पड़ रही है, डांट भी पड़ रही है, उसको पता है कि मैं छोटी सी गलती कर दूंगा तो मेरी तो खैर नहीं है, तो डेफिनेटली वो बाहर जाएगा और बाहर किसी को ढूंढेगा कि मेरे दिल की बात सुनने वाला कोई हो। तो आपके बच्चे की बॉन्डिंग के लिए ये भी बहुत इफेक्टिव चीज है कि आपके घर का एनवायरनमेंट सपोर्टिव होना चाहिए। उसको, आपके बच्चे को उस एनवायरनमेंट में सेफ्टी फील होनी चाहिए, एक ऐसी रिलैक्सेशन, एक ऐसा इत्मीनान, सेटिस्फेक्शन फील हो जो उसको कहीं भी दुनिया में कहीं भी चला जाए उसको अपने घर की याद आए, कि उसके घर में ऐसी सेफ्टी और ऐसी अफेक्शन थी, उसके पेरेंट्स ने इस तरह से घर बनाया हुआ था, घर का एनवायरनमेंट इस तरह का था। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे के सामने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को सेट करें, अपने बच्चे की मदद करें टू सेट अचीवेबल गोल्स एंड सेलिब्रेट देयर प्रोग्रेस, emphasizing that mistakes are part of learning। अगर बच्चे ने गलतियां की हैं तो उसको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के ऊपर रेस करें, उसको बताएं कि अचीवेबल, जो चीज अचीवेबल है, जो चीज डूएबल है, उसको सोचो।
कभी कभी क्या होता है, बच्चे एग्जैजरेट कर रहे होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अपने बच्चे की मिसाल देती हूँ कि उसको टेबल याद नहीं है, और ही इज़ 12 years old नाउ। उसके मैथ्स के टीचर इज़ रियली ही इज़ रियली कंसर्न कि इस उम्र में अगर बच्चे को टेबल याद ना हुए तो फिर आगे मुश्किल होगी। तो मैंने उसको टास्क दिया, उसने कहा मम्मा आज मैं पूरे 20 टेबल्स याद करके दिखाऊंगा, बस आप मुझे जो है ना उसका कोई काम था तो वो बस वो काम हो जाए। तो फिर मैंने उसको समझाया कि बेटा ऐसे गोल्स बनाओ जो अचीवेबल हो। एक दिन में आप 20 टेबल्स याद नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो चीज पॉसिबल नहीं है, आप उसको एनकरेज करने की बजाय अरे वाह तुम कर लोगे 20 टेबल्स, वाह चलो ठीक है करके दिखाओ, और वो जब एंड ऑफ द डे नहीं करेगा तो आपको गुस्सा आएगा। और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बदमज़गी हो सकती है, बच्चे के ऊपर आप शाउट कर सकती हैं, और बहुत सारे सर्कमस्टांसेस पेश आ सकते हैं। उसके बजाय, और फिर आपके बच्चे को भी ये रियलाइजेशन होगी कि अच्छा मैं ये बात कर सकता हूँ, उसको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि अच्छा मैं ये काम, ये बातें करके ना मैं अपना काम निकलवा सकता हूँ। तो हमें ये चीज़ें, इस सिचुएशन को टैक्टिकली हैंडल करना है कि अगर वो ये बात कर रहा है तो आप पूछें, अच्छा ठीक है आप कह रहे हैं कि 20 टेबल्स याद कर लेंगे तो कैसे करेंगे मुझे बताएं, कितना टाइम एक टेबल याद करने में लगेगा, आप मुझे बताएं। ठीक है, आप पहले एक टेबल मुझे याद करके सुनाएं, एंड चेक द कैलकुलेट द टाइम कि कितना टाइम लगता है एक टेबल याद करने में। तो आप बच्चे को बैठ के ये रियलाइज करवाएं कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें, जो डूएबल एक्शंस हैं, जो डूएबल गोल्स हैं, अचीवेबल हैं, उनको अपनी लाइफ में अपने माइंडसेट को उस तरीके से लेकर चले कि मैंने ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, दीज आर अचीवेबल एंड डूएबल। और ये वाली चीज़ें जो है ना, ये इनको थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली ये काम हो सकता है, इसके ऊपर मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली काम कर सकता हूँ। तो रियलिस्टिक अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। हम कभी कभी हवाई के लिए तामीर कर रहे होते हैं, हम एग्जैजरेट करके हम खुद भी सोच रहे होते हैं अच्छा हाँ मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और कोई भी काम नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे एक फ्रस्ट्रेशन, एक स्ट्रेस आउटबर्स्ट हो जाता है हमारे दिमाग के अंदर। तो रियलिस्टिक अप्रोच रखने से आपका बच्चा भी ये सीख रहा है कि आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख रही हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, कोई भी टास्क करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है टीच कोपिंग स्ट्रेटजीज। कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं कि आपने अपने बच्चे को वो टेक्निक सिखानी है कि अगर वो परेशान है और उसको एंजाइटी फील हो रही है या वो स्ट्रेस फील हो रहा है उसको, तो वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स यूज करे कि वो अपनी उस स्ट्रेस की इमोशन को कोप अप कर सके। लाइक फॉर इंस्टेंस डीप ब्रीदिंग होती है, ये सबको सबको ये बताया जाता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी में जब आप डीप ब्रेथ करते हैं इन एंड आउट, तो आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। माइंडफुलनेस और टॉकिंग थ्रू देयर प्रॉब्लम्स। माइंडफुलनेस मैं आपको बता चुकी हूँ मेंटल हेल्थ के सेशन में कि माइंडफुलनेस ये होती है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, पूरे अटेंशन के साथ आप उसी काम के बारे में सोचें। दिस इज माइंडफुलनेस। लाइक फॉर इंस्टेंस हम खाना बना रहे होते हैं, अब जब मैं खाना बना रही हूँ तो आपका पूरा का पूरा, पूरी की पूरी अटेंशन और फोकस इस बात पे होना चाहिए कि ये मैं भिंडी बना रही हूँ और मैंने सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल दिए हैं और बहुत अच्छा अरोमा सा आ रहा है उसके अंदर से। मतलब आप टोटली अपना माइंड जो है ना उसी चीज को फोकस कर रही है, जो काम अभी राइट नाउ यू आर डूइंग अबाउट दिस। दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। मिसाल के तौर पे हम खाना खा रहे होते हैं तो कहते हैं ना कि रिस्क को जो है फील करके खाना चाहिए ताकि हम अल्लाह की का शुक्र अदा कर सकें। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं ना तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम या तो हम मोबाइल में लगे होते हैं, या हम टीवी देख रहे होते हैं, या फिर हमारा दिमाग कुछ और सोच रहा होता है मगर हम खाना खा रहे होते हैं। तो क्या होता है कि वो खाना हमें उस तरह नहीं लगता जिस तरह लगना चाहिए। माइंडफुल होकर जब हम खाना खाते हैं तो हम एक एक बाइट को च्यू करते हुए हमें फीलिंग आ रही होती है, लिटरली फीलिंग आ रही होती है कि कितना मजे का खाना है, और फिर दिल से शुक्र निकल रहा होता है अल्लाह के लिए। दिस इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। यानी कोई भी काम अपनी जिंदगी में आप कर रहे हैं उसके साथ पूरा जस्टिस करने को माइंडफुलनेस कहते हैं। और उसके प्रॉब्लम्स के बारे में उससे बात करें,
जैसे मैंने ऊपर इमोशंस का जिक्र किया, अपने बच्चे को वेल इक्विप्ड करें, वो टेक्निक्स उसको पता होनी चाहिए हाउ टू मैनेज विद दैम। नेक्स्ट पॉइंट इज एनकरेज इंडिपेंडेंस। अपने बच्चे को आप अलाउ करें कि वो अपनी एज अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं बच्चे अभी 10-12 साल तक तो एज अप्रोप्रिएट है ही नहीं उनकी डिसीजन लेने की। बट अपने बच्चे को मतलब समझे, बच्चा जब 2-3 साल का होता है तब से आप उसको डिसीजन लेने दें। क्या होगा उसका डिसीजन? फॉर इंस्टेंस, वो कोई चीज पिक करना चाह रहा है, आप चाहती हैं वो पिक ना करे, लेट हिम डू इट। बी लेट हिम बी डिसाइसिव। अगर वो बचपन से डिसाइसिव नहीं बनेगा तो वो आपके पीछे चलेगा, हर बात आपसे पूछेगा, आपकी उंगली छोड़ेगा ही नहीं। उसको डिसीजंस लेने दें जिंदगी में। क्या होगा? गलत ले लेगा, कोई बात, नुकसान हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। उस नुकसान से ज्यादा बड़ा फायदा ये होगा कि वो उससे लेसन लेगा, उसको जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन मिल जाएगा कि ये मैंने डिसीजन लिया था, नेक्स्ट टाइम इस टाइप का मैं डिसीजन नहीं लूंगा। तो बच्चों को डिसीजन लेने पे एनकरेज करें इंडिपेंडेंटली, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। टेक they can take responsibility for their actions, fostering self reliance and confidence। जब बच्चे किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं, स्पेशली डिसीजन मेकिंग में, तो उनके अंदर सेल्फ रिलायंस बढ़ता है, अपने ऊपर ट्रस्ट डेवलप होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है उनका। वो अपने ऊपर बिलीव करने लगते हैं कि यस आई कैन डू इट, मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ। तो अपने घर में छोटी छोटी चीजें आप बच्चों के साथ कर सकते हैं कि चलो आज जो है ना, हम आपसे पूछेंगे कि खाने में क्या पकना चाहिए, या वीकेंड पे हम कहाँ घूमने जाएं। तो छोटी छोटी चीजें बच्चों को जब आप कहते हैं कि आप बताइए आपका ओपिनियन क्या है, आप उसकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उसको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं कि आपने इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना है, एंड हम आपका डिसीजन जो है फॉलो करेंगे। तो बिलीव मी, बच्चे का जो मोरल हाई होगा और आप देखेंगे कि बच्चा ऑटोमेटिकली चीजों को खुद हैंडल करना शुरू हो जाएगा, दूसरी चीजों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की के लिए ओन करना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ये तो समझे कि ये दिस इज वाइटल एंड सिग्निफिकेंट कि आपने अपने बच्चे के साथ एक सपोर्टिव रिलेशनशिप, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ उसकी एक बॉन्डिंग बनाने के लिए रिलेशनशिप बिल्ड करना, ताकि वो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस पैदा हो सके। उसको एक सपोर्टिव, जब उसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिल रहा होगा, सपोर्टिव रिलेशनशिप बॉन्डिंग मिल रही होगी उसको, तो वो हर उस चीज को एक सर्वाइवल मोड में ले रहा होगा। वो किसी चीज से घबराएगा नहीं, कोई डिसीजन लेने से डरेगा नहीं, अपनी जिंदगी में हर चीज को वो कॉन्फिडेंटली डील कर रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रमोट हेल्दी हैबिट्स, एनकरेज अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। अब प्रोमोट हेल्दी हैबिट्स में क्या चीजें आ जाती हैं कि सोना कब है, जागना कब है, दोपहर का खाना कब खाना है और क्या खाना है, खाने में क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपके घर के तौर तरीके क्या हैं। तो जब आप बच्चे को इनकरेज कर रहे होते हैं एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल को इनहेंस करने में, with proper diet, proper nutrition, exercise, sufficient sleep to maintain physical health and mental well-being, तो ऑटोमेटिकली आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि आपका बच्चा कितना हेल्दी माइंडसेट लेकर बड़ा हो। हमारी ये जो जंक फूड वाली रूटीन है, हमारी देर तक जागने की रूटीन है, सुबह देर तक सोने की रूटीन है, ये हमारे बच्चे को तबाह कर देती। उसका रूटीन खराब हो जाता है, उसकी फिजिकली वो हेल्दी नहीं हो पाता, मेंटली वो हेल्दी नहीं हो पाता, उसको समझ नहीं आता, उसका रूटीन ऐसे ही चलता रहता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का रूटीन हेल्दी हो, उसकी हैबिट्स हेल्दी डेवलप हो, तो हमें अपने घर का एनवायरनमेंट ऐसा ही रखना होगा। अगर हम सुबह सो रहे हैं और अपने बच्चे को सुबह जगा कर स्कूल भेज रहे हैं और फिर हम जाकर वापस सो जाते हैं, फिर छुट्टी के दिन बच्चा देर तक सोता है, क्योंकि उसको पता है उसके घर का क्या माहौल है।
तो हमने अपने बच्चों को ये सिखाना है, और दीन के ऊपर अगर हम रेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड कि बच्चा जो है वो दीन के ऊपर जब रेज होता है तो उसको पता होता है कि मैंने सुबह उठकर तहज्जुद पढ़नी है, फजर पढ़नी है, और उसके बाद मैंने कुरान की तिलावत करनी है, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज करनी है, और जो भी मेरा काम है मैंने पढ़ने बैठ जाना है, या जो भी है वॉट एवर इट इज। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों को फॉलो करें ताकि हमारे बच्चे के अंदर रेजिलियंस पैदा हो सके। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी, आप लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन करना है? नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन तो नहीं है, आपने काफी पॉइंट्स किए रेज किए हैं, यानी हेल्प हो जाएगी काफी ना, काफी हद तक। तो जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीक। अच्छा, मुझे क्वेश्चन पूछना था आपसे सुमेरा जी। अच्छा, इसमें ना आज उससे मुझे सारा ये पता चला कि बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग होना और इंडिपेंडेंट होना पेरेंट्स कैसे उनको हेल्प करेंगे। अच्छा, बात ऐसा होता है कि जो घर का सबसे बड़ा बच्चा होता है ना, अमूमन वो इन जो होता है पूरी फैमिली का बहुत लाडला बच्चा होता है। अच्छा, वो अगर पेरेंट्स उसको छोड़ना भी चाहें, इंडिपेंडेंट बनाना भी चाहें, लेकिन आपके सराउंडिंग में जो लोग होते हैं वो उसको इंडिपेंडेंट होने नहीं देते, और वो मतलब वो काइंड ऑफ जुल्म समझते हैं कि पेरेंट्स जो है ना बड़े जुल्म कर रहे हैं, और वो उसको इतना पैम्पर करके रखते हैं। अच्छा, अब वो उसके बाद के बच्चे सही ग्रो होते हैं, वो बेचारा बच्चा जो है वो इतना कोई डिपेंडेंट हो जाता है कि वो अपनी टीन एज के बाद भी जब वो बड़ा भी हो जाता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको आती ही नहीं है। तो फिर बाकी सब लोग तो फिर पीछे हो जाते हैं उसको छोड़ के, फिर इस तरह जो पहले उसको इतना पैम्पर कर रहे थे लाड और प्यार के नाम के ऊपर। और आप जाहिर है पेरेंट्स जो है ना वो कर नहीं कुछ सकते, जाहिर है बड़ों से कोई बहस मुबाहिसा कर नहीं सकते ऐसे में। अब जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर आपको वो इश्यू नजर आ रहे हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, जबकि बाकी बहन भाई उसके बिल्कुल ठीक है। तो फिर अब उसको क्या किया जाए कि वो बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाए। उसको तो ऐसी आदत ही पड़ गई। देखें, पहली चीज़ तो ये है शनीला कि जब बड़े इस तरह के काम कर रहे होते हैं तो बीइंग अ पेरेंट आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे के जिम्मेदार हैं। आपके बड़ों से नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आपके बच्चे के बारे में। अल्लाह ताला आपसे पूछेगा। तो आपने जो है, हमने क्या करना है, हमने अपने बच्चों के साथ ज्यादती नहीं होने देनी है। ये ज्यादती है कि बड़े जो हैं वो पैम्पर कर रहे हैं और हम चुप करके मुंह देख रहे हैं कि बड़े हैं तो उनकी रिस्पेक्ट ज़रूरी है। ये एक लेम एक्सक्यूज़ है, क्योंकि देखें बड़ा वो नहीं होता जो उम्र में बड़ा होता है। बड़ा वो होता है जो बड़े काम करता है, और वो बड़े काम क्या होते हैं? अल्लाह ताला के कमांडमेंट्स। जिस घर में अल्लाह की कमांडमेंट्स फॉलो नहीं हो रही होती, उनके खिलाफ चीज़ें हो रही होती हैं, ये भी एक अल्लाह की कमांडमेंट्स के खिलाफ ही है। अगर हम देखें कि हम इस तरह बच्चे को रेस कर रहे हैं, इस तरह तो अल्लाह ताला ने हमें नहीं बताया ना, ना हमें सीरत से नजर आता है। तो पेरेंट्स ने अगर स्टैंड नहीं लिया अपने बच्चे के लिए तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। रही बात उस बच्चे की उम्र, क्या है उस बच्चे की उम्र? 15-16 इयर्स के हो गए। ओके, और क्या वो विलिंग है? उनको रियलाइज मतलब वो होता है? तो नहीं, वो तो रियलाइज ही नहीं करते। वो तो मतलब कि कहते हैं सब करेंगे मेरे प्रॉब्लम सॉल्व, तो चिल करते हैं। तो ऐसे में फिर माएँ बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात आपके पेरेंट्स भी एक पेज पे नहीं होते कि वो अगर माँ किसी और तरह पालना चाह रही है और बाप उस तरह का नहीं है सपोर्टिव, वो भी ऐसे बच्चे भी सफर करते हैं। और अगर दोनों पेरेंट्स हों भी और अगर बाकी फैमिली मेंबर्स ना हो तो वो भी मतलब ये प्रॉब्लम तो बहुत ही ज्यादा देखने में आ रहा है। खासतौर पर जो बड़े बच्चे हैं
उनमें तो कुछ ज्यादा ये प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए है कि वो उनको पैम्पर बहुत किया जाता है। आप देख लें कि बच्चों को कराची में तो मुझे लगता है कि लोग जो है, सॉरी टू से, सिर्फ उनको दो काम आते हैं, या खाने के ऊपर बहुत ऑब्सेस्ड हैं या सोने के ऊपर। और कराची में लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि हम जिंदा ही खाने के लिए हैं। खाने पे इतना फोकस है कि हम अपने बच्चों को जो वो मुंह से निकालते हैं, हम उनको समझाने के बजाय उनको पैम्पर करने में लगे हुए, जंक फूड दिए जा रहे हैं। उनकी फिजिकल हेल्थ तबाह कर दी है, मेंटल हेल्थ तो है ही नहीं, ना होने के बराबर है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो बच्चा विलिंग नहीं है और उसकी मदर फादर उन दोनों में क्लैशेस हैं, नहीं कर पा रहे, तो आप खुद सोच लें कि उस बच्चे के ऊपर काम नहीं हो सकता। अगर वाकई कोई पेरेंट्स अगर विलिंग हैं कि बच्चे को हमने अब कोशिश करनी है कि उसके अंदर हम ये लाइफ स्किल पैदा करें, हम उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है उसको डेवलप करने के लिए एफर्ट करें, तो फिर वो स्ट्रैटेजीज होती हैं कुछ, जिनके ऊपर वो काम करके उसको थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें भी अल्लाह की मदद चाहिए होती है। अल्लाह की मदद के बगैर आप 15-16 साल के बच्चे जो है ना, वो इतने, मतलब वो सर बकौल वो कहते हैं ना सर साहिल के, वो एक हमारे हमजाद बन चुके होते हैं। ठीक है, 15-16 साल के बच्चे नहीं होते, वो मर्द होते हैं या वो खवातीन होती हैं या लड़कियां होती हैं। तो हम आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, या मेरी कोई फ्रेंड है मेरी उम्र की और वो विलिंग नहीं है करने में, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, वो अंडरस्टैंड करे, रियलाइज करे, तो मैं थोड़ी बहुत कोशिश कर सकती हूँ। मगर अगर उसका इन्वायरमेंट अभी भी वैसा ही है, उसके आसपास के लोग अभी भी उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, तो फिर तो मसला हल ही नहीं हो सकता ना। हाँ, अगर उसका कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको बोला जाए कि बेटा आपका प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं करेगा, अब आपकी उम्र अप्रोप्रिएट हो गई है, उसको ये बोलें। अब वो आपसे डेफिनेटली पलट के कहेगा आपने मुझे आज तक मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, अब आप मुझे कह रहे हैं कि अकेले खुद से करो। वो चीखेगा, चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा। मे बी के एक वक्त आए कि वो आपको ब्लेम भी करे अपने पेरेंट्स को कि आप लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। मगर इवेंचुअली उसको पता तो चलेगा ना कि ये प्रॉब्लम मेरा है और मुझे ही रिजॉल्व करना है। पूरी जिंदगी कोई मेरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, ये स्टेप घर वालों को लेना पड़ेगा। वो लड़का अगर कोई भी प्रॉब्लम लेकर आता है, उसका प्रॉब्लम सॉल्व ना करें, उसको बोले आप खुद रिजॉल्व करें। अगर आपको उसके लिए कोई हेल्प चाहिए, वी आर हेयर टू गाइड यू। उसको बैठ के समझाएं कि प्रॉब्लम के बारे में सोचो कि है क्या प्रॉब्लम, अच्छा उसके दिमाग से निकलवाएं, उससे बात करें, प्रोब करें। तो काउंसलिंग जो है ना, वो बहुत बड़ा टूल है यूज करने का, लेकिन अगर कोई करना चाहे तो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट शैनिला। हाँ जी जी, मुझे बहुत अच्छे समझ आ गई है। अच्छा, उसमें मुझे ऐसा, मुझे जरा बताना सुमेरा आप, कि मुझे कभी ऐसा लगता है कि जो हम कोचिंग और काउंसलिंग के जब कराते हैं बच्चों की, तो मुझे लग रहता है कि किसी मेंटोर के हवाले करना बच्चे को, या किसी थर्ड पर्सन के हवाले करना, तो मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा बात समझने के काबिल हो। उनके पेरेंट्स की बात को तो वो कभी उन्हें बहुत ही लाइट सा लेते हैं ना। लेकिन क्या 15 to 16 ईयर्स के बॉयज की या गर्ल्स की काउंसलिंग कोचिंग करवाई जा सकती है? क्योंकि जैसे मैं कोचिंग करती हूँ, लेकिन मैं कोचिंग जो है ना वो गर्ल्स की नहीं करती, उनकी मदर्स की करती हूँ। ठीक। और फिर मुझसे मेरे पास ये क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि मैं आप पे काम करूंगी, आप अपने बच्चों पे खुद काम करना। लेकिन कुछ बच्चे जो है ना वो बड़े, जैसे 15-16 ईयर्स की लड़कियां लड़के हैं, क्या उनको कोचिस के या काउंसलर्स के हवाले किया जा सकता है? देखिए, पहली चीज तो ये कि वो गर्ल्स एंड बॉयज जाने पे राजी तो हों। आजकल जो हमारी नस्ल है, नई जनरेशन है, वो मतलब एक तो पेरेंट्स की भी गलती होती है हमारी, कि हमारे बच्चे स्टबर्न हो चुके होते हैं और वो कोई बात नहीं सुन रहे होते। फिर दूसरा, पहले ये देखना पड़ेगा कि बच्चे की बॉन्डिंग किससे है सबसे ज्यादा। तो मे बी के वो जिससे सबसे ज्यादा उसकी बॉन्डिंग है, मे बी के वो उसकी बात सुनना ज्यादा प्रेफर करे। और वरना ये है कि मदर्स को, अगर बच्चियां कभी कभी, क्योंकि
मैं आपको एक बात बताऊं, वो बचपन की कोई चीजें होती हैं, निग्लेक्शंस होती हैं, जो बच्चों को निग्लेक्ट की हुई होती हैं पेरेंट्स ने, या उनके साथ कोई ज्यादती की हुई होती है, तो बच्चों के दिलों में ना वो एक थोड़ा छोटा सा एक ग्रज उनके लिए होता है, या वट एवर यू आप कुछ भी कह सकती हैं। और फिर जब बच्चे टीन्स में एंटर होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उनकी जो इमोशंस होती हैं, आप खुद भी समझ सकती हैं कि उस टाइम पे कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही होती। तो जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बेटा ये नहीं करो काम, ये सही नहीं है। तो ये सब चीजें, ये रोक टोक होती है जो हमारे नई नस्ल के लड़कों लड़कियों को नहीं पसंद, बल्कि किसी यंग जनरेशन में, टीन्स में जब बच्चे एंटर होते हैं तो वो पसंद नहीं करते कि उनको रोक टोक की जाए उनके साथ, या उनको किसी भी चीज से रोका जाए, या उनको इतना ज्यादा टोका जाए। तो उसके बजाय पेरेंट्स को काउंसिल इस तरह किया जा सकता है कि ठीक है, आप इस तरह से टैकल करें। जैसे अब बच्चे बड़े हो गए हैं और आपकी बॉन्डिंग ना होने के बराबर रह गई है, तो अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप आपका बच्चा आपके साथ मिसबिहेव भी कर रहा है ना, तो आप कुछ भी नहीं बोलो। आप उसको प्यार मोहब्बत से उसके साथ बैठकर टाइम गुजारने की कोशिश करें। आपका बच्चा गेम के अंदर इतना इंडल्ज है कि वो गेम से हटता ही नहीं है, तो आप पहले उसके साथ उसका फ्रेंड बनने की कोशिश करें। उसके लिए आपको उसके साथ जाके उस गेम्स भी खेलने पड़ेंगे, उसके साथ बैठना भी पड़ेगा, टाइम भी स्पेंड करना पड़ेगा। कुछ आहिस्ता आहिस्ता जब वो उसको लगेगा कि मेरी मम्मा तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा गेम खेलती हैं, अरे वाह भाई, चलो ठीक है, अब वो क्लोजनेस थोड़ी थोड़ी आएगी, तो फिर आप कुछ कहने की पोजीशन में आएंगी, जब आपको लगेगा कि आपका बच्चा आपकी बात सुनने के लिए रेडी है। अदरवाइज वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो ये बेकार चीज है कि अगर वो बैठकर काउंसिल करना चाहें तो वो उनको लेक्चर से ज्यादा कोई भी चीज नहीं लगेगी। बच्चे इस तरह के बच्चों को सिर्फ प्यार मोहब्बत से ही डील करना पड़ेगा, या फिर काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, लेकिन काउंसलर के पास जाएंगे नहीं बच्चे, ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ ये है हाँ कि ये काउंसलर ये है कि काउंसलर या कोच जो है वो आप उनकी मदर की फ्रेंड या बाबा का फ्रेंड बन के बात कर ले, वो और बात है कि उनको पता ना चले कि मैं काउंसलर से ही बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो शायद वो काउंसलर फिगर आउट कर सके कि क्या इशू है और कहाँ गड़बड़ है, क्योंकि गड़बड़ तो पेरेंट्स बहुत पहले कर चुके होते हैं बच्चों के साथ, इसी वजह से ये नौबत आती है अनफॉर्चुनेटली। और सुमेरा, ये इतनी छोटी एज के बच्चे बच्चियां जो हैं, आप यकीन करें स्लीपिंग पिल्स खा रहे हैं, और मतलब कि साइकोलॉजिस्ट की बजाय वालिदैन साइकेट्रिस्ट के पास ले जा रहे हैं, उनको वो सोने की दवाई देते हैं, वो पूरा दिन सोती रहते हैं, और वो कोचिंग काउंसलिंग को रेडी भी नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो तो मानेंगे ही नहीं। और वो मैं हैरान हूँ कि पूरा दिन वो लोग सोते हैं अपने कमरे में बंद है, इतनी छोटी एज में बिल्कुल जिसमें बच्चे तबाह हो गए ना। तो कितना कितना फर्क पड़ता है। आप वाली बात है, अगर बचपन से नहीं पकड़ा, बचपन से नहीं ध्यान करा, तो फिर ये बहुत बड़ा लॉस हो गया है, बहुत बड़ा। तो वो तो एग्जैक्टली वाकई ऐसा ही है शनीला, क्योंकि बच्चे ना अनफॉर्चुनेटली बच्चे जब निग्लेक्ट हो रहे होते हैं तो वो बहुत से बच्चे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, वो अपनी बात शेयर नहीं करते, चीखते नहीं है, अपना हक नहीं मांगते, बोलते नहीं है अपने राइट्स के लिए। और बहुत से बच्चे जो है वो जिद करते हैं, बदतमीजी करते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो समथिंग माइट बी एट द बॉटम के वो कोई ना कोई चीज उनको स्ट्रेस आउट कर रही होती। तो ये पेरेंट्स का काम होता है कि बैठ के उनके साथ बात करें। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, शुरू में पेरेंट्स निग्लेक्ट कर देते हैं बच्चों को, और फिर जब थोड़ा टाइम आगे चला जाता है तो फिर उनको फिक्र लाहक होती है कि अच्छा ये बच्चों को क्या हो गया, हमारे बच्चे तो हमसे बात तक नहीं कर रहे, मेरा बच्चा तो गेम के आगे बैठा रहता है, उठता नहीं है, मेरी बेटी तो मोबाइल या टीवी के आगे बैठी रहती है, उठती नहीं है, और मैं उसको बुलाती रहूं तो मुझसे बात नहीं करती। जब आपका टाइम था कि आपके बच्चों को आपसे बात करनी थी, आप कहाँ थे? मगर अनफॉर्चुनेटली बहुत से ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो जिन्होंने बहुत मेहनत की अपने बच्चों पे, मगर फिर भी उनके बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं अनफॉर्चुनेटली। वो इस वजह से भी कि आजकल स्कूल्स जो हैं वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, उनकी ना ही स्कूल्स में एजुकेशन मिल रही है, ना ही तरबियत मिल रही है। और दूसरी चीज़ ये कि बच्चा जो है वो उसको टाइम नहीं दे रहे पेरेंट्स। तो बस ये वाली सारी चीज़ें, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे और हम सबको नेकी की हिदायत दे और अच्छा पेरेंट बनने की तौफीक अता फरमाए। चले मैं इस सेशन को रैप अप करती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।